तो जी स्टूडेंट्स, हमने कैश फ्लो सीख लिया, हमने तमाम उसकी कंसेप्चुअल डिस्कशन कर ली, हमने रैशनल समझे कि यार ये कैश फ्लो स्टेटमेंट ये क्यों है, क्या है, कैसे है, उसमें जहाँ जहाँ जो एडजस्टमेंट है सारी हमने सीखी। लॉजिकल वे से गए, हमने रिटर्न नहीं मारा, हमने फॉर्मेट क्लेम नहीं किया, हमने चीज़ों को समझा, चीज़ों को अंडरस्टैंड किया। अंडरस्टैंड करने के बाद हम अब क्या करने लगे हैं, अब अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ आए हैं। चीज़ें हमने अंडरस्टैंड की हैं, अब हमने उनको एग्जाम लेवल सवाल से सॉल्व करना है। पहला सवाल थोड़ा थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल है जो कैश फ्लो से आया हुआ है, अटेम्प्ट स्प्रिंग 20 का सवाल है, ये 8 नंबर का रिक्वायरमेंट है जी। ये ब्रीफली आंसर द क्वेरीज रेज बाय फराज, जो फराज साहब ने क्वेरीज रेज की हैं उसका हमने जवाब देना है। तो सवाल है, यू आर वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर इन ब्रॉडपीक लिमिटेड, आप ब्रॉडपीक लिमिटेड में एज अ फाइनेंस मैनेजर काम कर रहे हैं। फराज हैज रिसेंटली ज्वाइंड बीपीएल एज एन इंटर्नी फॉर 3 मंथ, जो फराज साहब हैं उन्होंने एज अ इंटर्नी ज्वाइन किया आपको। यू हैव आस्क्ड हिम टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, और आपने कहा है कि भाई साहब जब थोड़ा बहुत कैश फ्लो के बारे में सीख के आओ। आफ्टर गोइंग थ्रू फ्यू स्टेटमेंट ही हैज रेज्ड द फॉलोइंग क्वेरीज, उसने कुछ स्टेटमेंट देखी, उसने यहाँ पर ये सवालात लेके आ गया। 4 सवाल है, 8 नंबर, इसका मतलब हर सवाल के जवाब पे हर क्वेरी के ऊपर 2 नंबर आपको मिलेंगे। वो कहते हैं डिप्रिसिएशन इज, पहली क्वेरी है, डिप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश फ्लो, ये डिप्रिसिएशन कैश फ्लो नहीं है, बट वो स्टिल अपेयरिंग एज एडिशन इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में हम उसको ऐड कर रहे होते हैं इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसकी हमने क्या करना है, इसकी हमने रीजन बतानी है। तो हम इस रीजन देख चुके हुए हैं कि जब हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो शुरू करते हैं और अगर हमारा इनडायरेक्ट मेथड हो तो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करते हैं। तो जब हम अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं तो उसमें हमने ये डिप्रिसिएशन एक्सपेंस लेस करके ही हम उस प्रॉफिट पे आ रहे होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जब हम उसमें जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है उसमें ये आइटम लेस होती है, ये आइटम नॉन कैश होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस नॉन कैश आइटम को ऐड बैक करते हैं, क्या इसे रिवर्स कर रहे होते हैं। तो ये इसकी रीज़न है। और इसकी हमने सेकंड रीज़न में डिस्कस की थी कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं, जब हम पूरा पीपी परचेज करते हैं तो उस केस में पूरा का पूरा हमारा कैश आउटफ्लो हो जाता है। तो इसलिए जब एक बार ही हमने सारा उसका कैश आउटफ्लो ले लिया, उसका पूरा इम्पैक्ट हमने अपनी स्टेटमेंट में शो कर दिया, तो फिर दूसरी बारी हमें उसको ऑन हिज यूजफुल लाइफ बेसिस पे या ग्रेजुअली या सब्सिक्वेंटली उसको हमें उसका फिर इम्पैक्ट नहीं लेना चाहिए। तो हमने दोनों पर्सपेक्टिव से इसको देखा हुआ है, बट जो मेन पर्सपेक्टिव यही है कि जो नॉन कैश आइटम है डिप्रिसिएशन इसलिए क्या होती है, वो एड बैक होती है, और चूंकि प्रॉफिट से हम शुरू करते हैं तो प्रॉफिट में डिप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस होकर आई होती है, सो दैट्स वाई इसका हम एड बैक कर रहे होते हैं। दूसरा पॉइंट है जी, इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ऑफ अ कंपटीटर के, किसी कंपटीटर की कैश फ्लो है, इंटरेस्ट पेड वाज शोन एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसने कोई इंटरेस्ट पे किया है वो उसने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो किया है, बट बीपीएल शोड इन इट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, लेकिन बीपीएल ने क्या किया है, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में शो किया है। हम कहेंगे भाई साहब, हम उसे कहेंगे भाई साहब एज पर IAS 7 जो इंटरेस्ट पेड है इट कैन बी शो एज अ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इट कैन बी शोज एज अ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बोथ क्लासिफिकेशन आर correct as long as the entity is accepting it। तो इसमें कोई इशू नहीं है, हम उसको बता देंगे। पॉइंट 3 है इसका कि बीपीएल ने कुछ इन्वेंट्री परचेज की है थ्रू आउट द ईयर, बट टोटल परचेजेस ऑफ इन्वेंट्री वर नॉट शोन इन द स्टेटमेंट, लेकिन जो टोटल परचेजेस हैं वो हमने शो नहीं की हुई। However, only decrease in inventory was added, लेकिन सिर्फ क्या हुआ है, हमने डिक्रीज को ही ऐड किया हुआ है। तो हमें इसको बताना चाहिए कि जब हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाते हैं तो हम किससे शुरू करते हैं, हम उसको नेट प्रॉफिट से शुरू करते हैं। जब हम नेट प्रॉफिट से शुरू करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया होता है तो उसमें जो ये कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स इसमें से लेस करके ही हमारा क्या आया होता है, नेट प्रॉफिट आया होता है। तो इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो इफेक्ट होता है हमने सिर्फ और सिर्फ उसको लेना होता है ये अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो इसलिए क्या करते हैं, सिर्फ हम इन्वेंट्री की जो एडजस्टमेंट होती है वो अपनी क्लोजिंग बैलेंस में से देखते हैं, उसको ले रहे होते हैं, हम प्रॉपर थ्रू परचेजेस को नहीं ले रहे होते। तो अगर इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही हो तो उसको हम लेस कर रहे होते हैं, अगर इन्वेंट्री हमारी डिक्रीज हो रही हो मतलब बैलेंस डिक्रीज हो रहा है उसको हम ऐड कर लेते हैं। आखिरी है जिसका कैश एंड बैंक बैलेंसेस इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाज नॉट इन एग्रीमेंट विद द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, कि जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का हमारा बैलेंस है वो जो हमारा बैंक बैलेंस है, सॉरी जो हमारा SOFP का बैलेंस है उससे वो एग्री नहीं कर रहा। तो इसमें हम सिंपल कहेंगे कि यार जो SOFP में जो हमें कैश एंड बैंक बैलेंसेस गिवन होते हैं वो होते हैं हमारे रियलिस्टिक जो उस वक्त कैश या बैंक मौजूद होता है। लेकिन अगर हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की, तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में जब हम कैश और कैश इक्विवेलेंट लिखते हैं
तो उस कैश और कैश इक्विवेलेंट में हम जो ओवरड्राफ्ट होते हैं, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं या जो ऐसे रनिंग फाइनेंस होते हैं, उनका भी इफेक्ट ले रहे होते हैं। सो डैट्स वाई ये क्या होते हैं हमारे, ये टैली नहीं कर रहे होते। तो ये इसका डिफरेंस, इसलिए इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होता है। तो ये 4 इसके पॉइंट थे। अगर हम देखें इसके एग्जामिनर कमेंट्स में इस अटेम्प्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें पासिंग परसेंटेज 49% थी। उसने क्या जी क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में स्पेसिफिकली कहा था कि आंसर वर्क करेक्ट टू द एक्सटेंट डिस्कस बट ऑफन लैक कंप्लीटनेस, कि आपके आंसर ठीक थे बट आपने कंप्लीट नहीं किए। आंसर टू क्वेरी 4 वाज ईदर टोटली इनकरेक्ट और लेफ्ट अनअटेम्प्टेड। जो क्वेरी 4 थी, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाली, ये बड़ी सिंपल थी, ये या तो सोल्व ही नहीं किए, यहाँ क्या हुआ मेजोरिटी लोगों ने इसको इस तरह ट्रीट ही नहीं कर पाए। तो ये इसकी क्या थी एग्जामिनर कमेंट है के बारे में। हालांकि ये बड़ा आसान पॉइंट था कैश एंड कैश बैलेंस में डिफरेंस होने का। अगर हम इसकी मार्किंग स्कीम देखें तो क्वेश्चन 2 का था कि ईच क्वेरी के हमें 2 मार्क्स मिलने चाहिए थे। तो इसका मतलब 8 नंबर का सवाल था, तो इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं थी। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से इससे आसान सवाल आज तक नहीं आया, तो इसमें कोई इशू वगैरह आपको नहीं होगा, क्योंकि हमने सब सारी कंसेप्चुअल डिस्कशन की है। तो कंसेप्चुअल डिस्कशन का फ़ायदा ये होता है कि अगर इस तरह के हमें सवाल आ भी जाएँ तो हम वहाँ पे बिल्कुल भी घबराते ही नहीं हैं, और वहाँ पे हम बड़े रिलैक्स होकर, बड़े चिल होकर क्या कर लेते हैं, हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। 49% एक अच्छी एवरेज है बच्चों के सवाल सॉल्व करने की। सो दिस वॉज अबाउट अवर फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन।